यूट्यूब पे आप देख, समझ में आ रहा है? यस सर। पूरी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे देख सकते हैं, पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, थर्मोकेमिस्ट्री का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आज का रिकॉर्डिंग भी आपको यूट्यूब पे फिर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो तुम आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का क्लास थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, और थर्मोकेमिस्ट्री मुझे लगता है कि मैक्सिमम पोर्शन कवर हो ही गया था। सर लास्ट क्लास का पीडीएफ भेज दीजिएगा। लास्ट वाला का पीडीएफ इसलिए नहीं, वो तो डिस्कशन वाला क्लास था ना उसमें। अच्छा हाँ, पढ़ाए थे कुछ, लेकिन हाँ आयोनाइजेशन पढ़ाए थे ना। भेज देंगे, आज साथ में भेज देंगे दोनों, ठीक? आज के क्लास का, उसके पहले का क्लास का, उसके बाद के क्लास का सब भेज देंगे। पिछले क्लास में कुछ डिस्कशन नहीं भेजे होंगे यार, पिछले क्लास में भेजे नहीं थे पक्का? बोलो, ये भेजे तो भेज देंगे, चलो कोई बात नहीं। इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन की बात कर रहे थे पिछले क्लास में। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पूरा हो गया था, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन की भी बात लगभग कर लिए थे। और आपको मैंने समझाया था कि अगर कोई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो 13.7 किलो कैलोरी या फिर 57.1 किलो जूल पर मोल से कम होता है। ये बात मैंने आपको समझाया भी था, और इस पे आपने क्वेश्चन भी करा था, और इससे रिलेटेड आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन भी था, उससे भी आपने करा ही होगा। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन किया होगा तो आपसे बन गया होगा। तो ये पॉइंट्स लगभग हो गया है। कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर देते हैं, कुछ डेफिनेशन ले लेते हैं। जैसे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, नेक्स्ट हेडिंग दो, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सब लोग हेडिंग दीजिए, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन की इंथैल्पी लिखना है ना। इसमें इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, कोई बताएगा क्या? इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है? इंथैल्पी चेंज, बोलो, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा? एटम्स में ब्रेक करने की। यस, तो यहाँ लिखिएगा द इंथैल्पी चेंज when 1 mole of a compound 1 mole of a compound molecule or atom is completely dissociated to gaseous completely dissociated to gaseous atom, completely dissociated to gaseous atom, okay? और it is endothermic process ना, it is endothermic process, it is endothermic। किसी भी चीज को तोड़ने का प्रोसेस कैसा होता है? एंडोथर्मिक होता है, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ओके? बोलो, जैसे मान लो यस सर। 1 मोल कार्बन सॉलिड ले लो, इसको तोड़ोगे तो क्या होगा? कार्बन गैस। इसको बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ए फॉर एटोमाइजेशन, और ये क्या होगा? पॉजिटिव। जैसे आप ले लिए CH4 गैस, 1 मोल CH4 गैस लिए, ये C गैस और 4H गैस में टूट जाएगा। इसको क्या बोलोगे आप? इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और क्या होगा? ये पॉजिटिव। सोडियम सॉलिड सोडियम गैस में बदल रहा है, ये क्या हो जाएगा? इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्लोरीन गैस Cl2 गैस, ये 2Cl गैस में बदल रहा है। 1 मोल आपको लेना है
कंपाउंड मॉलिक्यूल और एटम इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड टू गैसियस एटम, इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उस वजह से Br2 किस फॉर्म में स्टेबल है, वो लिक्विड फॉर्म में, तो Br2 लिक्विड गिव 2 Br गैस, ये होगा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ मोस्ट स्टेबल लिख लो, यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कंपाउंड मॉलिक्यूल और एटम इज कंप्लीटली एसोसिएटेड टू गैसेस, यहाँ मोस्ट स्टेबल लिख लेना, वन मोल ऑफ स्टेबल, स्टेबल लिख लो, यहाँ पे क्या कर लो, स्टेबल लिख लो, तो आपको स्टेबल स्टेट से समझ में आ जाएगा। वन मोल ऑफ स्टेबल कंपाउंड मॉलिक्यूल और एटम इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड टू गैसेस एटम, उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहीं पे भी लिखा हो तो क्या समझ जाओगे कि वो एक मोल लेना है, वो मॉलिक्यूल, एटम या कंपाउंड, और उसको क्या करना है, कंप्लीट डिसोसिएट करना है, किसमें, गैसियस एटम में, तो उसको क्या बोलना है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलना है। क्या बोलना है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलना है। ओके, बोलो, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है ना, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सब से समझ में आ जाएगा क्या होता है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन को लेके चलते हैं, फिर आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन समझ में आ गया है आपको तो प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बाद दूसरा आता है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसको बोलते हैं, जब एक मोल कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो फ्यूजन होता है, और अगर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो वेपोराइजेशन होता है, और अगर एक मोल सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है तो सब्लिमेशन होता है। तो मैं सब्लिमेशन से लिखवा दे रहा हूँ, फ्यूजन और वेपोराइजेशन तो आप जानते ही हो। तो मैं यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लिखवा देता हूँ, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ना। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखिएगा, एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड, वन मोल ऑफ अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू वन मोल ऑफ अ गैस ना। यहाँ लिखिएगा द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ solid is, one mole of solid is converted into one mole of a gas is known as enthalpy of sublimation। एक मोल सॉलिड एक मोल गैस में कन्वर्ट होता है तो उसका नाम क्या होता है, enthalpy of sublimation। enthalpy change when one mole of a solid is converted into one mole of a gas। ओके, जैसे H2O सॉलिड H2O गैस में बदलेगा तो इसको इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। कुछ केसेस में इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बराबर होता है, कुछ केसेस में इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बराबर ही होता है। जैसे सोडियम सॉलिड लिख रहे हो और ये सोडियम गैस बनाया तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी है और इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी है। तो सब्लिमेशन और एटमाइजेशन क्या है, दोनों बराबर है। कुछ जगह पे बराबर है, कुछ जगह पे बराबर नहीं है। जैसे इसमें नहीं है, देखो वाटर सॉलिड वाटर गैस बना है तो इसमें सब्लिमेशन सिर्फ है, लेकिन सोडियम सॉलिड सोडियम गैस बना है तो ये एटमाइजेशन भी यही बोलता है, सब्लिमेशन भी यही बोल रहा है। जैसे उसी तरह से कार्बन सॉलिड कार्बन गैस बन रहा है, अगर कार्बन सॉलिड कार्बन गैस बन रहा है तो ये इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी है और ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी है। अब यहाँ पे एक बात बताना है मुझे, यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी है तो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो तो पॉजिटिव था क्योंकि बॉन्ड तोड़ने की बात थी। सब्लिमेशन में भी वही चीज हो रहा है। देखो जब सॉलिड से गैस में बदलता है तो क्या करने लगेगा, कोई सॉलिड में आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ एनर्जी दे के इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। सब्लिमेशन में आप खुद सोचो, अगर आपको क्या सब्लिमेशन जो सॉलिड है क्या वो अपने आप गैस में बदल जाएगा, नहीं, एनर्जी दे के आपको गैस में बदलना होगा। इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कैसा प्रोसेस होता है, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस होता है,
इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो, क्या ये बात क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो सब्लिमेशन किसको कहते हैं? जब एक मोल सॉलिड कंपाउंड को एक मोल गैस में बदल देते हो तो वो होता है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। वो क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। बात समझ में आ रहा है क्या? इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का मतलब क्या है? सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना। और एटमाइजेशन का मतलब क्या है? आपको किसी भी कंपाउंड मॉलिक्यूल एटम को लेकर उसको कंप्लीट गैस में तोड़ना है। वो दोनों अलग है। जैसे क्लोरीन गैस से Cl गैस बन गया, Cl2 गैस से Cl गैस बन गया, ये सब्लिमेशन नहीं होगा। सब्लिमेशन का मतलब है सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना, वो है सब्लिमेशन। एक मोल सॉलिड एक मोल गैस में कन्वर्ट होता है तो है सब्लिमेशन। किसी किसी केस में सब्लिमेशन और एटमाइजेशन बराबर होगा, किसी किसी केस में सब्लिमेशन और एटमाइजेशन बराबर होगा, लेकिन हर एक केस में सब्लिमेशन और एटमाइजेशन बराबर नहीं होगा। किसी किसी केस में सब्लिमेशन और एटमाइजेशन क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन हर एक केस में सब्लिमेशन और एटमाइजेशन बराबर नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपको? बोलो। Yes, sir. तो इंथैल्पी ऑफ Yes, sir. सब्लिमेशन समझ में आ गया, Sir. इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन समझ में आ गया? हाँ बोलो, बोलो। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कोई डाउट है किसी को? कुछ पूछना चाहते हो? ये हो गया डेफिनेशन पार्ट हो रहा है। डेफिनेशन पार्ट एक बार देख लेते हैं। इसके बाद एक होता है इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, इसको क्या समझोगे, कैसे समझोगे? इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन जो होता है वो एलोट्रॉपिक चेंज से होता है। इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, इसको क्या बोलते हैं? इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन इसको बोलते हैं डेल्टा एच ट्रांजिशन, TRAN। इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन ऐसे लिखना, TRAN। इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन का मतलब होता है वन मोल ऑफ वन एलोट्रॉप चेंजेस टू अनदर एलोट्रॉप ना। यहाँ पे क्या लिखोगे? द इंथैल्पी चेंज, द इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल of one allotrope is converted into 1 mole of another allotrope। ट्रांजिशन का मतलब एलोट्रॉपिक चेंज से होता है। ट्रांजिशन का मतलब किससे होता है? एलोट्रॉपिक चेंज से होता है। जैसे मान लो, एलोट्रॉप का मतलब क्या है? जैसे मान लो कार्बन ग्रेफाइट है और ये कार्बन डायमंड में बदल रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। इसका नाम होता है ट्रांजिशन। या फिर कार्बन डायमंड जो है कार्बन ग्रेफाइट में बदल रहा है, कार्बन ग्रेफाइट में बदल रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। अब एक बात बताओ, जब ग्रेफाइट डायमंड में बदलेगा इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है, तो कोई मोर स्टेबल से जब लेस स्टेबल बदलता है तो क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये वाला इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन जो होगा, इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और इंथैल्पी ऑफ यहाँ पे ट्रांजिशन जो होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ पे एक चीज लिखना होगा, जब मोर स्टेबल लेस स्टेबल में कन्वर्ट होता है तो ट्रांजिशन क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि मोर स्टेबल को लेस स्टेबल बदलने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। जब मोर स्टेबल एलोट्रॉप कन्वर्ट होता है लेस स्टेबल एलोट्रॉप में, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन पॉजिटिव होता है। और जब लेस स्टेबल एलोट्रॉप मोर स्टेबल में कन्वर्ट होता है तो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन नेगेटिव होता है, क्योंकि मोर स्टेबल बदलेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ये बात लिख सकते हो। मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप, मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप converts into less stable, most stable allotrop converts into less stable allotrop. Enthalpy of transition is negative ना, and positive. Enthalpy of transition is equal to positive. और जब लेस स्टेबल मोर स्टेबल में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? लेस स्टेबल एलोट्रॉप converts into more stable, converts into more stable
एलोट्रॉप, तो इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन क्या होगा? निगेटिव। ये 2 पॉइंट्स याद रखो, इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। इस बात को फिर से एक बार आप देख लो, अगर कोई लेस स्टेबल मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या करेगा वो? एनर्जी मोर स्टेबल में एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे आप खुद सोचो, अभी आपकी स्टेबिलिटी कम है, लेकिन जैसे ही आप यही कॉलेज में जाते हो, आईआईटी कॉलेज में जाते हो, आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी ना। जब आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो आपकी एनर्जी रिलीज करने की, क्योंकि आप कमाने लगोगे, पैसे आएंगे आपके पास, इसका मतलब आपका क्या हो गया? रिलीज एनर्जी हो गया। वहाँ पे आप घर से पैसे थोड़ी लोगे फिर। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट ये हो गया, अगर आप मोर स्टेबल हो, पैसे कमा रहे हो, और अगर आपको लेस स्टेबल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको एनर्जी देना पड़ेगा। आपको एनर्जी दे तभी ना तोड़ा जा सकता है। एक बहुत ईमानदार इंसान को करप्ट बनाना है तो क्या अपने आप बन जाएगा वो करप्ट? पैसा खाएगा तभी करप्ट बनेगा। एक ईमानदार व्यक्ति करप्ट बन सकता है कब? जब उसको पैसा दिया जाए, तो एनर्जी देने के बाद ही वो करप्ट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जब लेस मोर में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और जब मोर स्टेबल लेस स्टेबल में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ये बात एकदम फैक्ट है, ये नियमता सही भी है, गलत नहीं है। ओके, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है समझ में आया? एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्ट्स इनटू 1 मोल ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन भी हो गया। नेक्स्ट आता है, जैसे आप बोलते हैं ना एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एक लास्ट लिख लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और एक लिख लेना एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग को, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये पूछता नहीं है ऐसे कभी क्वेश्चन में, तब भी एक बार देख लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का क्या मतलब होता है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का मतलब ये होता है, अगर आप कोई भी पार्शियली हाइड्रेटेड कोई सॉल्ट है या फिर कोई एनहाइड्रस सॉल्ट है और उसको एक्सेस अमाउंट में ऑफ वाटर मिला दोगे तो उसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड क्या होगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट और partially hydrated salt is completely converted into hydrated salt is known as enthalpy of hydration. Is it clear? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो हाइड्रेटेड का मतलब क्या है? अगर वो कंप्लीट हाइड्रेटेड हो गया तो उसका मतलब होगा वो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहलाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या लिखोगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, the amount of energy released when 1 mole of anhydrous salt, 1 mole of anhydrous salt or partially hydrated salt, partially hydrated salt is completely converted into hydrated salt, completely converted into hydrated salt is known as enthalpy of hydration. देखो नाम जैसा काम वैसा, is known as enthalpy of hydration. देखो अगर कोई आप एनहाइड्रस सॉल्ट लेके और उसमें कंप्लीट हाइड्रेशन करा देते हो तो वो बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जैसे मान लो आपने लिया MgSO4 तो यहाँ पे ले लिया MgSO4 एनहाइड्रस बोला और इसमें 2 H2O मिला दिया तो क्या बन जाएगा? ये MgSO4 2H2O बन जाएगा। इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन। जब आप एक्सेस अमाउंट में वाटर से आपका ये कंप्लीटली हाइड्रेटेड हो गया, ऐसा अगर MgSO4 के साथ 2H2O है वो कंप्लीटली हाइड्रेटेड है, ऐसा मान सकते हो। जैसे अब यहाँ पे देखो, या फिर ऐसे रहता अगर MgSO4 और 1 H2O रहता, इसमें क्या मिलाते? एक H2O, ये क्या बन जाता? MgSO4 2H2O। ये आपको याद नहीं करना होगा, क्वेश्चन में दिया होगा कि MgSO4 H2O को हाइड्रेट करना है और MgSO4 2H2O बनाना है, बस बन जाएगा। ये कंप्लीट हाइड्रेशन होगा। 1 मोल कंपाउंड लेना है और उसमें वाटर मिला देना है तो उससे बन जाएगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन।
इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ओके, उसी तरह से मान लो CuSO4 एनहाइड्रस है, CuSO4 एनहाइड्रस, वो क्वेश्चन में लिखेगा कितना आपको वाटर लेना है, वो क्वेश्चन में लिख देगा, तो आपको टेंशन नहीं है। तो 5 वाटर मान लो ले लो, तो ये क्या बन जाएगा CuSO4 5H2। इसी को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ anhydrous salt or partially hydrated salt is completely converted into hydrated salt is known as enthalpy of hydration। नाम जैसा नाम वैसा काम। देखो, अब हाइड्रेशन कराते हो तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। अब हाइड्रेशन कराते हो तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। ये बात पहले हाइड्रेशन एनर्जी में आप पढ़ चुके हो। हाइड्रेशन एनर्जी में क्या होता है कि जब आप कभी हाइड्रेशन कराओगे तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का मतलब यही है कि 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट ले लो या फिर पार्शियली हाइड्रेटेड सॉल्ट ले लो और उसके साथ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मिला दो, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ये होता है। और इसके बाद आता है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन सब तो क्लियर है, कहीं पे लिखा होगा इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन तो समझ जाना क्या कह रहा है कि जब कोई एनहाइड्रस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो हाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाता है, उसी को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। उसके बाद आता है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद क्या आता है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद आता है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसको समझना है आपको, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है, देखो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज से ही है, एक तरह से कह सकते हो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन when 1 mole of hydrated anion is formed from its pure and stable molecule। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, सॉल्यूशन में क्या होता है, the amount of energy released when 1 mole of hydrated anion is formed, when 1 mole of hydrated ion is formed from its pure and stable molecule, इसी को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। देखो पहले क्या होगा, देखो ये सिंपल सी बात भी है भाई, अब क्लोरीन को वाटर में डाल दो तो क्या बनेगा, Cl माइनस एक्वस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वही कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स प्योर एंड स्टेबल मॉलिक्यूल। जैसे मान लो मुझे Cl माइनस एक्वस बनाना है, कैसे बनाएंगे हम, हाफ Cl2 गैस से बनेंगे, इसको बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसका नाम होता है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मान लो मुझे Br माइनस एक्वस बनाना है, क्या बनाना है, Br माइनस एक्वस, कैसे बनाएंगे, हाफ Br2 गैस से। अगर मान लो तुम्हें आपको I माइनस बनाना है तो क्या करोगे आप, हाफ I2, यहाँ पे गैस नहीं लिक्विड होगा ना, Br2 लिक्विड होता है, ये सॉलिड, और ये क्या बन जाएगा I माइनस एक्वस। इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का डेफिनेशन समझ लो। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स प्योर एंड स्टेबल मॉलिक्यूल, इसको बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है अगर कोई सॉल्ट एनहाइड्रस है या फिर पार्शियली हाइड्रेटेड सॉल्ट है, उसको एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में जब डिसॉल्व कर दोगे तो उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि अगर 1 मोल कोई हाइड्रेटेड आयन फॉर्म करते हो उसके प्योर एंड स्टेबल मॉलिक्यूल से, उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या, बोलो। Yes, sir. इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी हो जाएगा। उस तरह से मान लो सोडियम प्लस एक्वस बनाना है, कुछ नहीं करना आपको, सोडियम सॉलिड ले लीजिए, सोडियम सॉलिड से ये बना सकते हैं आप सोडियम प्लस एक्वस, इसी को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन
ठीक है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की शब्दों में समझ में आ गया। और यहीं से आता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, यहीं से कंसेप्ट आता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस। देखो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस ही है, देखो ये कैसे फॉर्म हो रहा है। पहले इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस करा लो और उसके बाद उसी को फॉर्मेशन ऑफ आयंस भी बोल सकते हो। यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस भी है, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस भी है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अलग से पढ़ाने, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज लिखना पड़ेगा बस, उसको अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस में 2-3 बातें लिख लो जो आपके काम में आ जाएगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन आपके मॉडल में दिया होगा वो हम करा देंगे भी आपको। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस का अलग से कोई डेफिनेशन नहीं लिया जाता है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, इसमें जो एक चीज ध्यान रखना होगा, एक स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन, ये आपका इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रेफरेंस में आता है। रेफरेंस में H प्लस के लिए 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन, ये आपका 0 होगा। ये आपको रिमेंबर रखना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू 0, ये याद रखना है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन 0 होता है, ये रेफरेंस लिया जाता है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू 0, ये हमेशा आप ध्यान रखिए। अब इस पे आपको ज्यादा मेहनत अब नहीं करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। देखो अब बोलता है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन लिखा है, यही क्वेश्चन आपके मॉडल में मिलता है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर गिवन है, ये लगभग -286 किलो जूल होता है, -286 किलो जूल पर मोल। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इक्वल टू है -286 किलो जूल पर मोल। ओके, इज इट क्लियर? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर -286 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन and enthalpy of formation of OH minus and enthalpy of formation of OH minus। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हो आप, इफ इंथैल्पी, यहाँ पे हिंट करके मैं दे रहा हूँ, इफ इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस is 57.1 किलो जूल पर मोल। इससे काम हो जाएगा आपको, बस ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जैसे अब इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है, तो न्यूट्रलाइजेशन कैसे लिखते हैं? H प्लस प्लस OH माइनस गिव वाटर, H प्लस प्लस OH माइनस गिव वाटर लिखते हैं क्या? Yes, sir. न्यूट्रलाइजेशन में H प्लस प्लस OH माइनस गिव वाटर लिखते हैं, उसी से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। देखो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। H प्लस प्लस OH माइनस गिव वाटर, H प्लस प्लस OH माइनस गिव वाटर, और ये इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और ये कितना दिया है? -57.1 किलो जूल पर मोल, ये है -57.1 किलो जूल पर मोल। H प्लस प्लस OH माइनस गिव वाटर, और ये कितना दिया है? -57.1 किलो जूल पर मोल। अब कह रहे हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकाली, बस इसी का क्या करो ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो। यहाँ पे लिखो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज -57.1 इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस और प्लस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस। यही वाला क्वेश्चन आता ही है बस। ये कितना आ गया? -57.1, और वाटर का कितना आया है? -286, -286.0। इसका H प्लस का क्या होगा? 0, और इसका निकालना है तो निकालना मुश्किल काम नहीं है, सीधे सीधे निकल जाएगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस कितना आ जाएगा? -57.1 और प्लस 286.9, और ये कितना आ जाएगा आपका? 8 और 3, 238 दशमलव प्लस 238.9
किलोजूल पर मोल आ जाएगा, प्लस 238.9 किलोजूल पर मोल हो जाएगा। तो ऐसे बनाना रहेगा, तो अलग से फॉर्मेशन ऑफ आयंस को करने की जरूरत नहीं। इसमें ऐसी तरह का क्वेश्चन ही आता है। अगर आपको कोई पूछेगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस वाला, तो H प्लस का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन 0 ले लेना। कितना ले लेना? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन 0 ले लेना। और आपसे OH माइनस का पूछेगा तो उसमें न्यूट्रलाइजेशन भी यूज कर लेना। H प्लस प्लस OH माइनस गिव वाटर, वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर जरूर दिया होगा। यही वाला क्वेश्चन आपके मॉडल में होगा अभिषाक, जो तुम हमसे क्वेश्चन पूछ रहे Yes, थे sir. इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस वाला। मुझे लगता है कि यही वाला Yes, sir. क्वेश्चन होगा, यही वाला Yes, क्वेश्चन। अब आप बस एसिड में H2SO4 दे दिया था। और तो एसिड में H2SO4 दे दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2H प्लस प्लस OH माइनस दिया है, 2OH माइनस गिव 2H2O। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डबल कर देना, और क्या, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डबल करके ले लेना। देख लेना जैसा दिया Yes, होगा sir. उसके हिसाब से कर लेना, जैसा दिया होगा उसके हिसाब से कर लेना। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इस तरह से गिवन होता है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस में H प्लस का 0 लेना है, ठीक है। और OH माइनस का निकालने के लिए पूछेगा तो न्यूट्रलाइजेशन कंसेप्ट से क्या करना, बनाना। उसको कैसे बनाओगे? न्यूट्रलाइजेशन कंसेप्ट से बनाना। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस भी हो गया, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी हो गया, और इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी हो गया। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस भी हो गया। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस भी हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो। yes, sir. सर ये माइनस होगा ना, -238.9। हाँ माइनस में आ रहा है ना, माइनस में आएगा, सही बात है, क्योंकि ये माइनस था ना। ठीक है, -38.9 किलोजूल पर। तो ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गया, सॉल्यूशन भी समझ में आ गया। अगर कहीं पे लिखा हो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, कहीं पे लिखा हो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, कहीं पे लिखा हो इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, ये टर्म्स हैं, थोड़ा सा जानना चाहिए बस, और कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, और इसकी जरूरत ज़्यादा होती नहीं है। क्वेश्चन इनसे बहुत कम आते हैं, लेकिन एक बार टर्म्स जानने की जरूरत रहती है। और फॉर्मेशन ऑफ आयंस वाला वही क्वेश्चन आएगा जो हमने बताया है आपको, तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है। एंड लास्ट एक हेडिंग है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये आपका लास्ट हेडिंग है इस टॉपिक का, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है बताओ? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of saturated compound is formed from 1 mole of unsaturated compound by the addition of hydrogen। यहाँ पे क्या लिखिएगा? the amount of energy released when 1 mole of saturated compound is formed, when 1 mole of saturated compound is formed from 1 mole of unsaturated compound, 1 mole of unsaturated compound by addition of H2, by addition of H2. The amount of energy released when 1 mole of saturated compound is formed from 1 mole of unsaturated compound by addition of H2। ये तो आप जानते हैं, सुना हुआ नाम है ऐसा, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें H2 जोड़ दो, क्या बन जाएगा? ये CH3 ये एल्कीन किसमें बदल जाएगा? एल्केन में। तो एल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू एल्केन। CH2 double bond CH2 plus H2 give CH3 this is alkane, this is alkene, and this is alkane। alkene is converted into alkane। alkene किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। CH2 double bond CH2 plus H2 give CH3 नहीं, इससे क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है ना। यहाँ पे हाइड्रोजनेशन लिख लो, HYD लिख लो, और ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव। बात समझ में आता है क्या ये बात? बोलो। yes, sir. क्लियर है? अब अगर Yes, sir. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की जरूरत होगा आपको, ठीक? थोड़ा सा समझिए तो आ जाएगा। जैसे मान लो आपके पास एक इथीन है और इसका हाइड्रोजनेशन आपने किया,
तो CH3 बना। यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन मान लो x किलोजूल पर मोल है, -x किलोजूल पर मोल है। ठीक, अगर मान लो इसी में अगर हम या साइक्लोहेक्सिन ले लो, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। साइक्लोहेक्सिन ले लो आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे साइक्लोहेक्सिन ले लो और इससे साइक्लोहेक्सिन बना लो। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजनेशन कितना होगा? -x। अच्छा बताओ, अगर ये 2 पाई बॉन्ड होता, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड होता, तो बताओ यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना होता? जस्ट डबल नहीं, एक पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने पे 30 किलोजूल एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो 2 पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने डबल होगा कि नहीं होगा? बोलो, तो कितना आ जाएगा? -2x किलोजूल पर मोल। ये मानते हो आप? ये बात सही बच्चे Yes, sir. मानते हैं? तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन Yes, sir. कितना होगा? -2x किलोजूल पर मोल। अच्छा ठीक है, अब अगर इसको बेंजीन ले लेते हैं, बेंजीन प्लस 3H2, तो ये क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। बताओ इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन यहाँ पे कितना होगा? -3x किलोजूल पर मोल। कितना होगा? -3x किलोजूल पर मोल। क्या ये पूरा -3x रिलीज होगा कि उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा? ये बताओ, क्या पूरा -3x रिलीज होगा या उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा? ये बताइए। सर उससे ज्यादा होगा। उससे ज्यादा होगा ऐसा आप बोल रहे हैं? सर नहीं, उससे कम होगा सर। उससे कम होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसके साथ ये कन्वर्ट इसमें होगा, ये एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब ये बन जाएगा और इसमें ये स्टेबल हो जाएगा, जिसके कारण जो एनर्जी रिलीज होगा वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप उससे कम हो जाएगा। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा वो -3x किलोजूल पर मोल से कम आएगा। जैसे मान लो 90 किलोजूल एनर्जी रिलीज होना था, क्योंकि ये एरोमेटिक है ना, तो अपने आप में स्टेबल है, तो इतना आपको पहले तो इसमें कुछ खर्च भी करना पड़ेगा। जब तक आप खर्च नहीं करोगे तब तक एनर्जी रिलीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले आपको इस वाले कंपाउंड से इस वाले कंपाउंड में इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपाउंड इसमें एग्जिस्ट करता है। आपको समझ में आता होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग अपने आप में एरोमेटिक है, तो बेंजीन रिंग इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है बल्कि इसमें एग्जिस्ट करता है। तो पहले आपको इससे इसमें बनाना पड़ेगा और उसके बाद इसको हाइड्रोजनेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको खर्च करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो खर्च हो रहा है ना, उसी को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ये जो खर्च है ना, ये रेजोनेंस एनर्जी का नाम लेगा। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब होता है कि द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द मोस्ट स्टेबल एंड द लेस स्टेबल। मोस्ट स्टेबल और लेस स्टेबल में जो डिफरेंस होगा ना, वही रेजोनेंस एनर्जी होगा। और रेजोनेंस एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। मोर को लेस में बदल रहे हो तो क्या होगा? रेजोनेंस एनर्जी पॉजिटिव होगा। क्लियर है? यस सर। ये बात पहले आप यहाँ पे लिख लो, फिर बताते हैं, आपको समझाते हैं। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन लिख लो, 3 किलोजूल 30 का अगर है तो 90 किलोजूल से कम होगा एनर्जी। तो 90 किलोजूल से कम होगा एनर्जी। सबसे पहले लिख लो, फिर बताते हैं।
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, बोलो। मैं ये बोल रहा था, रेजोनेंस तो एनर्जी। फिर से समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो जैसे कोई कंपाउंड दे दिया और उसमें आप एक साइक्लोहेक्सिन को देखो, साइक्लोहेक्सिन में क्या दिखता है, अगर कोई बच्चा साइक्लोहेक्सिन को देखेगा तो अगर मान लो वहां से एनर्जी 30 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है, मतलब 30 रुपया आपको मिल रहा है, मान लो एक पाई बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन से 30 रुपया मिल रहा है, तो 2 पाई बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन से 60 रुपया मिलेगा, मतलब डबल काम करोगे तो 60 रुपया मिलेगा ना, ये तो जनरल टेंडेंसी है भाई। और 3 पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करोगे तो 90 रुपया मिलेगा, ये जनरल टेंडेंसी है। बट अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि 90 रुपया मिलेगा, बेंजीन रिंग ऐसा होता है जो स्टेबल होता है, वो हाइब्रिड में एग्जिस्ट करता है, बेंजीन हाइब्रिड में, रेजोनेंस हाइब्रिड में एग्जिस्ट करता है। तो पहले बेंजीन हाइब्रिड को तोड़कर आपको 3 पाई बॉन्ड में उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो वो तो ऐसे हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड को बदलना किस में होगा, हाइब्रिड को बदलना होगा एक रिंग में जो जो 3 पाई बॉन्ड वाला है। 90 रुपया तो मिलना था, लेकिन आपको 10 रुपया खर्च हो गया उस काम को करने में। उसी 10 रुपया खर्च को आप क्या कहोगे, अगर आपने 10 रुपया खर्च करके उस चीज को पाया है तो आपको प्रॉफिट कितना, 80 रुपया का ही होगा ना। तो आप क्या बोलोगे, किसी को बताओगे भी तो क्या बताओगे, 80 रुपया मिला। अब थोड़ी बताओगे 90 रुपया मिला, ये कोई कह ही नहीं सकता है। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि 90 रुपया को पाने में उसको 10 रुपया खर्च करना पड़ा, तो वो ये नहीं कह सकता कि मुझे 90 रुपया मिला, क्योंकि 90 रुपया तो तब उसको मिलता जब वो 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। लिखो इसको, अब समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो अभी इसके बाद अभी रेजोनेंस एनर्जी नीचे लिखना है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो ये एक लॉजिक तो आपके पास है ही कि साइक्लोहेक्सिन साइक्लोहेक्सेन में बदलेगा, और 2 पाई बॉन्ड है तो ऐसा, 3 पाई बॉन्ड है तो ऐसा, और इस तरह से। तो रेजोनेंस एनर्जी का डेफिनेशन क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, difference in the most stable compound and less stable compound is known as resonance energy। नहीं, हेलो, नहीं नहीं, ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए रेजोनेंस एनर्जी का क्या डेफिनेशन होगा। रेजोनेंस एनर्जी का डेफिनेशन ये होगा, द डिफरेंस इन एनर्जी, द difference in energy, the difference in energy between most stable, the difference in energy, the difference in energy between most stable, difference in energy between most stable compound and less stable compound, most stable compound and less stable compound। देख लो एक बार, तो अगर एनर्जी में डिफरेंस मोस्ट स्टेबल कंपाउंड और लेस स्टेबल कंपाउंड के बीच में हो रहा है तो उसी को क्या बोलेंगे हम, उसी को हम बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। तो एक एनर्जी खर्च करके आप पा रहे हो उस चीज को, उसे पा कैसे रहे हो आप, एक एनर्जी खर्च करके पा रहे हो। समझो, इस चीज को समझने की कोशिश करो। तो कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल में क्या रिजल्ट होगा, अगर आप बोलोगे डेल्टा एच नॉट हाइड्रोजनेशन experimental is equal to delta H hydrogenation calculated, और साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इट इज पॉजिटिव ना, रेजोनेंस एनर्जी इज पॉजिटिव। रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ पे अगर आप हाइड्रो यस सर। एक्सपेरिमेंटल लिखोगे तो कैलकुलेटेड में रेजोनेंस एनर्जी जोड़ना पड़ेगा। फिर से एक बार पूरा क्लियर पिक्चर समझो। हुआ क्या इसको समझ लो, बस हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद हम क्वेश्चन देंगे ना आपको, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बिना समझे इस क्वेश्चन को बना नहीं पाओगे। तो बेहतर है कि आप एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको अगर क्वेश्चन मान लो एक पाई बॉन्ड हाइड्रोजनेशन पे दिया हुआ है और एक पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करके वो 30 किलो जूल बता रहा है एनर्जी, तो 2 पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने से 60 होगा, 3 पाई बॉन्ड को हाइड्रोजन 90 होगा। ये एक जनरल ट्रेंड होता है। अब क्योंकि एक में जो बेंजीन रिंग है उसमें रेजोनेंस है, वो एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन रिंग अपने आप में पहले स्टेबल है, उसको पहले अनस्टेबल बना के हाइड्रोजन को जोड़ा जा सकता है। तो उस पर पहले खर्च करके हम उसको थोड़ा अनस्टेबल बना लें और उसके बाद हाइड्रोजन को जोड़ दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 रुपया मिलना था, 10 रुपया खर्च करके मुझे नेट अमाउंट जो मिलेगा वो 80 रुपया ही मिलेगा। तो वही मैंने बताया कि तो 80 रुपया मिला, मतलब 90 से कम हुआ, तो एक्सपेरिमेंटल क्या हुआ? कम हुआ। कैलकुलेटेड प्लस रेजोनेंस एनर्जी जोड़ दो, एक्सपेरिमेंटल हाइड्रोजनेशन आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटल हाइड्रोजनेशन इक्वल टू कैलकुलेटेड और साथ में क्या करोगे? रेजोनेंस एनर्जी कर दोगे। ये बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो, ये बात यस सर। क्या हो रहा है? ठीक है, एक क्वेश्चन यस देखिए, सर। सभी लोग देखें, ये क्वेश्चन देखिए तो समझ में ज्यादा आएगा। जब यहाँ लिखा है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता भी है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन इज x1 kilojoule per mole, and enthalpy of hydrogenation of benzene, enthalpy of hydrogenation of benzene is x2 kilojoule per mole. Enthalpy of hydrogenation of benzene, ऐसे लिख लो, enthalpy of hydrogenation of benzene, enthalpy of hydrogenation of benzene is, ऐसे लिख लो, enthalpy of hydrogenation of benzene is x2 लिख लो, x2 kilojoule per mole. Enthalpy of hydrogenation of benzene is x2 kilojoule per mole, x2 kilojoule per mole. Then resonance energy of benzene is, then resonance energy of benzene is, इसे सोचकर समझकर बताइए थोड़ा। enthalpy of hydrogenation of cyclohexane is x1 kilojoule per mole and enthalpy of hydrogenation of benzene is x2 kilojoule per mole. Then resonance energy of benzene is, बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी क्या हो? सोचिए, समझिए और बताइए। थोड़ा सा उलझन लगेगा आपको, बट है बड़ा आसान, आप सोच सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में मिल जाएगा। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन साइक्लोहेक्सिन का x1 है, तो बेंजीन कैलकुलेटेड होगा 3x1। यस सर। -3x1 क्योंकि एनर्जी रिलीज से है ना, तो -x1 हुआ। वो x1 का मतलब -x1 लेना पड़ेगा। -x1 लिख लो इसको, -x1 नहीं लिख लो क्योंकि भाई माइनस तो नहीं है। एक सेकंड रुकना यार। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो आप माइनस में ही लेके चलिएगा, ठीक ना? तो एक सेकंड, हाँ, तो मैं कह रहा था एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन इज x1 किलोजूल पर मोल। तो बेंजीन का कैलकुलेटेड कितना होगा? बेंजीन का होगा -3x1, माइनस ले लीजिएगा, इस माइनस समझ में आ जाना चाहिए, -x1 और -x2। चलिए मेरे साथ देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। अगर पूरा रिएक्शन लिख के बनाना हो तो पूरा रिएक्शन लिख के बना लो,
एक बार पूरा रिएक्शन लिख के बना लो, थोड़ा सा ये टफ लगेगा आपको, इसीलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन बनेगा। अब ये साइक्लोहेक्सेन बना तो यहाँ पे आ गया -x1 किलोजूल पर मोल। अब यही अगर बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करेंगे, बेंजीन का 3H2 लेकर, तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। ये कितना आ जाएगा -3x1। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये वाला कंपाउंड जो है, ये बेंजीन रिंग एक्चुअल में तो ये है, रियल में तो ये है बेंजीन, वो रियल में तो नहीं है। जब ये इस बेंजीन का हाइड्रोजनेशन किया गया तो जो एनर्जी रिलीज हुआ वो हुआ -x2 हुआ, नहीं। और आपको पता है ये जो बेंजीन रिंग है, इसको इसमें कन्वर्ट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी मिल जाएगा। इसको बोलेंगे हम रेजोनेंस एनर्जी। ये पॉइंट्स हैं। अब मुझे आपको क्या निकालना, क्या है, रेजोनेंस एनर्जी निकालना है। और ये आपके पास पहला रिएक्शन ये है, और दूसरा रिएक्शन ये है, और तीसरा रिएक्शन ये है। तो आप 1, 2 में क्या करोगे कि थर्ड ऑप्टेंड हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर मैं क्या करूँगा कि 2 में से 1 को माइनस कर देता हूँ, 2 - 1 कर दूंगा, तो रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगा। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 - 1। और 2 का मतलब क्या है, -x2 है, और 1 का मतलब क्या है, -3x1 है। तो -x2 और -3x1 हो जाएगा। समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, रेजोनेंस एनर्जी बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत करेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है रेजोनेंस एनर्जी को लेकर। इसलिए बेहतर है कि आप थोड़ा सा इसको सीखिए और रिएक्शंस लिखिए। रिएक्शन लिखिएगा तो आप समझ जाइएगा। तो -3x1, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 3x1 और -x2, ये है रेजोनेंस एनर्जी। और अभी आपके ऊपर एक फॉर्मूला भी लिखा था, अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला से भी यही आएगा। देखो कैलकुलेटेड था -3x1, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या लिखा था, मैंने ये लिखा था, देखो हमने लिखा था एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेटेड, और प्लस में लिखा था रेजोनेंस एनर्जी। ये क्या है, -x2 है, ये क्या है, -3x1 है, और प्लस क्या है, रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी यहाँ से क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, 3x1 - x2। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मूला मत याद करिए, आप रिएक्शन लिखना सीखिए। रिएक्शन लिखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखो साइक्लोहेक्सेन का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन दिया हुआ था, तो बेंजीन का सीधा बेंजीन, ये वाला बेंजीन का 3x1 होगा। लेकिन आपसे ये वाला बेंजीन एरोमेटिक करके x2 गिवन किया है, और आपको पता है कि ये एरोमेटिक इसमें जब कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। बोलो समझ में आ रहा है क्या यस सर। ये बात? Yes. समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और देते हैं, उन्हें बनाओ तो ज़्यादा समझ में आएगा, फील बेटर आएगा आपको। ठीक है, फील बेटर आने के लिए आप एक बार मेरे साथ एक क्वेश्चन और ट्राई करो। इसको पहले आप लिख लो। ऐसे क्वेश्चन देगा तो आप रिएक्शन लिखना पहले, और उसके बाद ही क्वेश्चन को बनाओगे ना तो बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है, दिक्कत आपको होगा नहीं, आराम से आप क्वेश्चन को क्या करोगे, बना सकते हो। ठीक, चलो आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उसको आप देखें। एक सेकंड देखिए। रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, 3x1 - x2 होगा। कितना होगा रेजोनेंस एनर्जी, 3x1 - x2। क्लियर है इसमें? तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा है कि कह रहा था आपको, तो वो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको आप देखिए, थोड़ा समझेंगे ना। ये क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि इंथैल्पी ऐसे दिया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, यहाँ पर लिखा है इंथैल्पी
of combustion of benzene is minus x1 kilojoule per mole. Minus x1 kilojoule per mole. Enthalpy of combustion of benzene is minus x1 kilojoule per mole. ओके, और साथ में क्या दिया हुआ है? और साथ में दिया हुआ है enthalpy of combustion of benzene is minus x1 kilojoule per mole. ठीक है, और इसके बाद गिवन है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज x2 किलोजूल पर मोल. सपोज करो ऐसे क्वेश्चन में गिवन है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इज माइनस x1 किलोजूल पर मोल और रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज x2 किलोजूल पर मोल. ठीक है, अब ये कह रहा है और इसके बाद एक चीज और लिखा हुआ है, सब लिखते हैं एक बार. यहाँ पे लिखा है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन इज माइनस 1 किलोजूल पर मोल. 1 किलोजूल पर मोल. थोड़ा सा रुकते रहना, ये भी मत लिखना, रुक जाओ थोड़ा सा. एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा सोचने दीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन डेटा ज्यादा ना हो जाए. एक तो ये हो गया, दो इंफॉर्मेशन हो गए, दो इंफॉर्मेशन हो गए, तीसरा इंफॉर्मेशन भी हो गया. ये भी हो गया, तीसरा इंफॉर्मेशन भी हो गया. इसमें मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, हाँ, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. रुकिएगा एक मिनट. इंथैल्पी ऑफ कंबशन, हाँ, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन दे दिया मैंने, रेजोनेंस एनर्जी भी दे दिया. ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन भी दे दिया, कंबशन दे दिया, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन दे दूं अगर हम, तो हाँ, enthalpy of combustion of benzene, resonance energy of benzene, enthalpy of hydrogenation cyclohexene. अननोन हो गया ना. एक और लिखो यहाँ, enthalpy of
रिएक्शन बन नहीं रहा है, जाओ क्या। ये तो सही है, पहला वाला बेंजीन का कंबशन हो गया, रेजोनेंस एनर्जी हो गया, और क्या सोच रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन भी दे दें। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर हमने दिया तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। साइक्लोहेक्सेन के लिए फिर मुझे कंबशन देना पड़ेगा आपको। इसको नहीं देते, ये इन्फॉर्मेशन हटाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हटा देते हैं, ये हटाने से हो जाएगा, इतना मेहनत नहीं करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन हटाते हैं पहले। और अब आपको बताना है यहाँ पे इतना ही इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे लिखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये दिया है -1 किलोजूल पर मोल, और लिखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर -20 किलोजूल पर मोल। ठीक, इतनी बात है। अब इसमें कह रहा है फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ cyclohexane if enthalpy hydrogenation, enthalpy of hydrogenation of benzene is -y किलोजूल पर। ये है इन्फॉर्मेशन, अभी ठीक हो गया, बस ज्यादा मैं सोचने लग गया था इसलिए ज्यादा हो गया। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन इज -y किलोजूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन इज -y किलोजूल पर मोल। ये पूरा इन्फॉर्मेशन है, एक बार आप इसको सोचो तो थोड़ा सा, एक बार आप इसको सोचिए पहले, एक बार आप इसको सोचिए तो आपसे बन जाएगा। देखो एक बार आप सोचो, ये इतने इन्फॉर्मेशन, इतने रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे, इसको रिएक्शन से ही बनाना सही रहता है। तो आप पहले कंबशन लिखो, फिर रेजोनेंस एनर्जी लिखो, फिर और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखो, फिर आप एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। देखो आप एक बार ट्राई करो अपने हिसाब से, एक बार आप ट्राई करो कैसे बनाओगे, फिर मैं आपको बता दूंगा, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे आपके मॉडल में नहीं दिया है, मॉडल में आपको ऊपर वाला ही दिया हुआ है बस, बट रेजोनेंस एनर्जी का कंसेप्ट बता रहे थे, मैंने सोचा कि आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन सोचना पड़ गया क्योंकि क्वेश्चन में याद नहीं आ रहा था, इसलिए हुआ। इसको सोच पाओगे क्या, बताओ, यस सर। सोचो फिर। यहाँ पे हम जो यहाँ पे दिया ना एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, यहाँ पे मुझे वही लिखना था, साइक्लोहेक्सेन का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन लिख लेते हैं ना तो काम हो जाता है। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन लिख दें क्या, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा ये, क्योंकि ये तो आसान हो जाएगा। फिर यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन लिख लो, इससे क्या होगा ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब टफ हो जाएगा थोड़ा। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन यहाँ लिख लो, इस -y किलोजूल पर मोल। अब ट्राई करो, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे लिख लो, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, और कोई बात नहीं है। बेंजीन की जगह पे साइक्लोहेक्सेन लिख लो, बस इतना ही लिख लो, और कोई बात नहीं है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन लिख लो, तो ये क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा बस। अब आप ट्राई करो। तो साइक्लोहेक्सेन की जगह हेक्सीन, साइक्लोहेक्सेन की जगह नहीं, बेंजीन की जगह साइक्लोहेक्सेन लिख लो, बेंजीन की जगह पे साइक्लोहेक्सेन लिख लो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन लिख लो, इससे क्वेश्चन थोड़ा टिक बन जाएगा और टफ हो जाएगा। ये टफ करने के लिए दिया गया है बस, और कोई मतलब नहीं। साइक्लोहेक्सेन बस, अब इतना से बनाओ, एक बार आप ट्राई कर लो, अभी सब सही हो गया क्वेश्चन।
इंथैल्पी ऑफ कंबशन बेंजीन का है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, बोल रहा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन if enthalpy of hydrogenation of cyclohexene is -y। ये सब पहले भी जो लिख रहे थे अच्छा लिख रहे थे, लेकिन पूछना क्या था ये थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। अभी सही हो गया, चलो बनाओ एक बार, ट्राई करो, ट्राई करिए। enthalpy of combustion of benzene is x1। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। आपका थर्मोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप ट्राई कर लो, लगभग बन जाएगा आपसे, क्योंकि डेफिनेशन से ही क्वेश्चन ज्यादा रहता है तो बहुत कम दिक्कत आता है। फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद आपका डाउट बहुत कम आ जाएगा। तो घर पे आप आज पूरा बना लीजिए मॉड्यूल, कल आप डिस्कस करवाएंगे। इसके बाद हम अभी शुरू करेंगे, अभी मेरी क्लास और है, इस क्लास में के बाद हम केमिकल काइनेटिक्स शुरू कर देंगे। द लास्ट टॉपिक, केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। फिर आपका हमारा सिलेबस खत्म, तो टेंशन आपको भी नहीं रहेगा, आराम से आप पढ़ते रहिए। इसके बाद ये टॉपिक खत्म, ये लास्ट क्वेश्चन आज का है। तो क्या होगा आंसर? enthalpy of combustion of benzene, resonance energy of benzene, enthalpy of formation of cyclohexane, enthalpy of hydrogenation of cyclohexane। यस सर, हो गया सर। ये है तो कितना आ रहा है? सर x1 माइनस 6a माइनस 3b माइनस 2x2। चलो मेरे साथ देख लो एक बार। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन देखो। यहाँ पे बेंजीन का मतलब ये होगा, साइक्लोहेक्सेन का पहले रिएक्शन लिख लो। C6H6 प्लस O2, 6CO2 प्लस 3H2O, 12 3 15, 15/2 O2। ये पहला रिएक्शन हो गया, और जहाँ पे इसमें दिया है कितना, -x1 किलोजूल पर मोल। यहाँ पे डेल्टा H दिया हुआ है, डेल्टा H नॉट -x1, ये पहला रिएक्शन हो गया। उसके बाद इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन दिया है, ये प्लस H2 साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, और इसका एनर्जी रिलीज कितना दिया है, डेल्टा H नॉट -y दिया है। तो इसमें आप अगर बेंजीन ले हुए, बेंजीन और प्लस 3H2, साइक्लोहेक्सेन बनेगा, और इंथैल्पी ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजनेशन जो होगा वो -3y होगा। और रेजोनेंस एनर्जी का मतलब ये हुआ, रेजोनेंस एनर्जी का मतलब ये हुआ, और ये रेजोनेंस एनर्जी दिया है x2। बस इतना लिख लो, फिर अब इस पे एनालिसिस शुरू करते हैं। देखो
पहले वाले में इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, पहले वाले रिएक्शन से, फर्स्ट से चलो। इस फर्स्ट से क्या निकालोगे आप? इंथाल्पी ऑफ कंबशन इज माइनस x1 इक्वल टू क्या होगा? 6 इंटू इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 इंटू इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माइनस इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। बोलो होगा? यहाँ पे इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा? माइनस x1 इज इक्वल टू होगा -6a माइनस 3b, और इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, यहाँ से इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन क्या आएगा? इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन जो आएगा ये आएगा -x1 प्लस 6a प्लस 3b। पहला तो काम खत्म हो गया। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कितना आ गया? -x1 प्लस 6a प्लस 3b। बोलो ठीक है क्या? बोलो यस सर। समझ में आ गई? और मुझे निकालना निकालना मुझे क्या है? मुझे निकालना ये वाला है। मुझे निकालना जो है वो निकालना है ये, देखो इसमें से निकालना है मुझे। मतलब अगर आप समझ रहे होगे तो साइक्लोहेक्सिन का दिया हुआ है और इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन मिल गया है, तो मुझे एरोमेटिक वाला मिला है, मतलब ये वाला रिंग मिला है हमको। ये थोड़ा गलत। हाँ सही, बेंजीन रिंग का डेल्टा H फॉर्मेशन ये कितना आया? -x1 प्लस 6a प्लस 3b ना, ये एरोमेटिक वाला है, मतलब इसका आया। देखो ये इसका मिला है मुझे, डेल्टा HF0 और बेंजीन ये वाला रिंग का मिला है ऐसे, इज इक्वल टू मिला है -x1 प्लस 6a प्लस 3b। यही मिला है क्या तुमको विशाल? सर ये कुछ जैसे जब बेंजीन इधर जाएगा x1 उधर जाएगा तो प्लस x1 माइनस टाइम्स। अच्छा हाँ, -x1 प्लस x1 हो जाएगा, सही बात है। प्लस x1 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यही ना बोलना चाह रहे हो? -6 से माइनस, यस सर। ये इतना ही बात हो गई। अब इसमें क्या है, ये फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन तो निकल गया, x1 माइनस 6a माइनस 3b। अब इसके बाद क्या करोगे? इन दो रिएक्शंस का हेल्प लो, ये दूसरा और ये तीसरा रिएक्शन का हेल्प लो, और दूसरा तीसरा रिएक्शन का हेल्प लोगे तो इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ो पहले, इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ो, इक्वेशन 2 प्लस 3 करो। कहानी कैसी हो गई? इक्वेशन 2 प्लस 3 करोगे तो ये रिंग आ जाएगा, देख लो यहाँ पे ये रिंग आ जाएगा और प्लस 3H2 आ जाएगा और ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। देखो, और यहाँ पे जो डेल्टा H आएगा वो -3y और प्लस x2 आएगा, मतलब ये आएगा x2 माइनस 3y होगा। अब ये रिएक्शन की एनर्जी आ गई x2 माइनस 3y। अब यहाँ पे लगा दो x2 माइनस 3y इज इक्वल टू इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, और माइनस कर लो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। H2 का 0 हो जाता है, यही निकालना है आपको, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। और ये कितना है? -x1 प्लस 6a और प्लस 3b हो जाएगा, और ये कितना आ गया? x2 माइनस 3y। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा x2 माइनस 3y और प्लस x1 माइनस 6a माइनस 3b। क्या यही आंसर आ रहा है? ये है टफ क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये। ऐसे आपको मॉडल में ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं है। तो पहले नंबर तो आपने बेंजीन का फॉर्मेशन निकाला, और बेंजीन कौन सा निकला? हाइब्रिड वाला निकला। बेंजीन कौन सा निकला? हाइब्रिड वाला निकला ना। बेंजीन कौन सा निकला है? हाइब्रिड वाला निकला है। तो उस हाइब्रिड वाले को जो निकला है, तो उस हाइब्रिड से आपको क्या करना होगा? इसको चेंज करके पहले आप 2 और 3 को जोड़ लिए, 2 और 3 को जोड़ लिए तो ये बन गया x2 माइनस 3y। अब फिर से क्या लगा दिया? इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ से आ जाएगा x2 माइनस 3y प्लस x1 माइनस 6a माइनस 3b। ये टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार आपको ट्राई करना पड़ेगा, तब जाकर बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन आपके मॉडल में है नहीं। एक बार प्रैक्टिस के लिए था कि रेजोनेंस एनर्जी मेनली क्या होता है। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब हाइब्रिड का एनर्जी और माइनस
और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी होता है। और मोर स्टेबल से लेस स्टेबल का एनर्जी का डिफरेंस जो है वो क्या होता है, हाई रेजोनेंस एनर्जी होता है। तो ये थर्मोकेमिस्ट्री की पूरी बातें हो गई। पूरी बातें, जितनी बातें करनी थी मुझे थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, वो पूरी बातें यहाँ पे इंक्लूड हो गई है। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो फॉर्मेशन और कंबशन का ही आता है, न्यूट्रलाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी, चार तो मेन होता है। एक है फॉर्मेशन, एक है कंबशन, एक है न्यूट्रलाइजेशन और एक है बॉन्ड एनर्जी कंसेप्ट। बस ये चार मेन आता है। उसके बाद पांचवा में ये सब आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। और एक लास्ट थोड़ा सा एक बाकी है आपका मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया, बॉर्न हैबर साइकिल। जो हम क्वेश्चन बनाएंगे उसमें बॉर्न हैबर साइकिल दिया है। तो केमिकल काइनेटिक में बॉर्न हैबर साइकिल, तो वहां पे बोला जाता है कि लैटिस एनर्जी जो कैलकुलेशन होता है वो बॉर्न हैबर साइकिल के द्वारा किया जाता है। तो बॉर्न हैबर साइकिल एक लास्ट होगा, बस लास्ट पॉइंट होगा बॉर्न हैबर साइकिल। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। कभी अब नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा पढ़ाते हुए बॉर्न हैबर साइकिल हम आपका केमिकल काइनेटिक्स शुरू करेंगे। बॉर्न हैबर साइकिल अभी थोड़ा सा आप रेस्ट कर लो। बॉर्न हैबर साइकिल थोड़ा सा पढ़ा देंगे, ऐसी जरूरत नहीं होता है इसका, लेकिन तब भी आपको हम बॉर्न हैबर साइकिल पढ़ा देंगे। बॉर्न हैबर साइकिल जैसे ही पढ़ा देंगे 5-7 मिनट लगेगा मुझे बॉर्न हैबर साइकिल खत्म करने में, और तुरंत हम केमिकल काइनेटिक्स शुरू कर लेंगे। तो अभी आप ब्रेक ले लो, 12 बजे फिर से क्लास होगी आपकी, और 12 से 1 बजे तक क्लास होगी, मात्र 1 घंटे की क्लास होगी। उसमें केमिकल काइनेटिक्स शुरू कर देंगे। केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ी थोड़ी बातें पहले कर चुके हैं हम, तो हम सीधे आपको जो पार्ट मुझे बताना है मेनली पार्ट बता देंगे। तो उसके बाद का डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिखवाएंगे, सीधे आपको हम डिफरेंशिएटेड रेट लो का जो जहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है वहीं से बताएंगे सीधा, बीच का कोई चीज़ नहीं बताएंगे। आपको एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट हम पहले बता चुके हैं, तो फिर से वो नहीं बताएंगे। Yes, sir. सीधे हम डिफरेंशिएटेड रेट लॉ बताएंगे, फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ बताएंगे, और फिर जो पार्ट वास्ट पार्ट है वो बताया देंगे आपको। तो आपका काम हो जाएगा। इस वीक में हम खत्म कर देंगे आपका सिलेबस। इस वीक में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, वीक से ज्यादा नहीं सर खींचेंगे। इसके बाद आपकी क्लास है? हमारी क्लास है आज मैथ की क्लास नहीं है शायद आपकी, आज आपकी मैथ की क्लास नहीं है, आज मेरी ही क्लास होगी। इसके बाद वाली जो क्लास होगी ना उसमें केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा सा शुरू कर देंगे, और ये बॉर्न है ओके सर। अभी पढ़ा देंगे। 12 बजे से क्लास होगा आपका, तो क्योंकि आज मैथ की क्लास नहीं है शायद, मैथ का सिलेबस भी लगभग खत्म हो गया होगा, तब खत्म हो गया, ये सर 1-2 दिन का और बचा है। 1 ही 2 दिन का बचा है बस, खत्म। और फिजिक्स का यस सर। खत्म। सर टाइम है अभी 20 दिन अप्रॉक्सीमेट। ठीक, तो हम इस वीक में आपका खत्म कर देंगे सिलेबस। इस वीक में पूरा सिलेबस खत्म कर ओके देंगे, घर पे आराम से पढ़िए, बस रहिए। आपको पढ़ने का मतलब भी नहीं है, अब तो रिविजन जरूरी है, क्योंकि टॉपिक बहुत पढ़ लिया आपने, रिविजन जरूरी है ज़्यादा। तो अब घर पे सेल्फ स्टडी में ज़्यादा अच्छा रहेगा, अब पढ़ने का कोई मतलब सर नहीं। हमारी डाउट क्लास लगेगी सर? हाँ, डाउट क्लास लगेगी, डाउट क्लास लगेगी, बीच बीच में डाउट क्लास वीक में 1-2 दिन लगाई जाएगी। वो डाउट यस सर। क्लास लगेगी, जैसे थर्मोकेमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स का जो रिसेंट हुआ है उसका डाउट, यस सर। कुछ टेस्ट पेपर वगैरह डिस्कस कराना होगा तो वो सब होगा। ठीक है, ओके, मिलते यस हैं। सर। ओके, अभी थैंक यू मिलते सर। हैं, अभी जस्ट मिलते हैं।